अरे बहू, आओ आओ, ये तुम्हारा ही घर है और इस घर में आने के लिए ना तुम्हें ये कलश गिराना पड़ेगा। इस कलश को गिराकर हमारे घर में आओ और हमारे घर की शोभा बढ़ाओ। आज लता अपनी पांचों बहुओं को ब्याह कर लाई थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। पांचों बहुएं कलश गिराकर अपने महल जैसे घर में प्रवेश करती हैं। अरे वाह, हमारा ससुराल तो बहुत ही सुंदर है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गांव में शादी करने पर भी हमें इतना सुंदर ससुराल मिलेगा। सच में, मैं तो शहर में भी इतना बड़ा और आलीशान घर नहीं देखा। हमारी तो निकल पड़ी, इतने बड़े घर में रहने का मौका मिलने वाला है हमें। अरे यहाँ बड़े बड़े कमरे होंगे, बड़े बड़े बाथरूम होंगे। मैं तो सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी, रानी की तरह अपने कमरे में पड़ी रहूंगी और नौकरों को ऑर्डर दिया करूंगी। अरे बस भी करो, अब ये घर हमारा है और इस घर में अब हमें ही रहना है। अगर तुम लोग मुंह खोल के इतनी तारीफ करोगे ना, तो सब लोगों को यही लगेगा कि हम लोगों ने पहली बार इतना सुंदर सा घर देखा है। और जबकि उन्हें तो पता भी नहीं है कि हम लोग तो करोड़पति की बेटियां हैं। और चिल डाउन, वैसे भी हम लोग पैसे वाले हैं और पैसे वाले ना इतनी छोटी मोटी चीजों को देख के ना इतना उछलते नहीं है। अब पांचों बहुएं चुप हो जाती है और जाकर अपने अपने कमरों में आराम करती है। अगले दिन पांचों बहुएं अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए एक बड़ी सी रसोई में जाती है। वहाँ पर जो तरह तरह के पकवान वो बना रही होती है, पर बैठी लता से उसकी एक रिश्तेदार कहती है, कुछ भी बोलो लता बहन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने बड़े घर में शादी करवाना भी बड़ी बात होती है। कुछ भी बोलो लता बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। इतनी बड़ी शादी करना बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसा मत बोलो बहन, कर्ज लेना बहुत मेहनत का काम है। हर किसी को कर्ज इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है। अरे हमारे जो सामने वाले हैं ना, हम पे विश्वास रखकर उन्होंने इतना बड़ा कर्ज दिया है हमें। लता ने ऐसे ही कहा था कि तभी उसकी बहू प्रीति और सीमा वहाँ पर नाश्ता लेकर आते हैं और बहू को देखकर लता और उसके रिश्तेदार चुप हो जाते हैं। लेकिन उनको चुप देखकर प्रीति अपने मन में कहती है, ये लोग आखिर कौन से कर्जे की बात कर रहे हैं? और माँ जी का तो इतना बड़ा घर है और इतनी अमीर भी है, फिर इनको ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो इन्होंने कर्ज ले लिया? प्रीति ये बात अपने मन में दबा लेती है। लेकिन एक दिन जब बहुएं साथ में होती हैं, तब वो इसी विषय पर चर्चा करती है। अरे प्रीति, तूने सुनने में कोई गलती कर दी होगी, वो किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने गलत सुना हो। वो लोग किसी कर्ज के बारे में ही बात कर रहे थे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी जो माँ जी ने कर्ज लिया है? प्रीति ने ऐसा कहा था कि तभी दरवाजे पर लता आती है और अंदर जाकर कहती है, बहू, मैं तुझे ये कहने आई थी कि शादी को इतना वक्त हो गया है, तुम्हारे पिताजी ने अभी तक दहेज नहीं भेजा है। कितने दिन होने को आए हैं, कब देंगे वो दहेज? वो क्या है ना माँ जी, मम्मी और पापा हमारी शादी के बाद तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं, इसलिए उनका कॉल भी नहीं लग रहा है। अब वो वहाँ से वापस आएंगे तब वो पैसे भेज देंगे। पर मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा माँ जी कि आप लोग तो खुद ही इतने अमीर हो, फिर आपको ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई जो आप हमारे दहेज के पैसे मांग रहे हो? बहू, दहेज लेके आना एक रस्म की बात होती है। मैं तुझसे वही पूछने आई थी बस। अरे हर कोई ये रस्म निभाता है, हर कोई लेके आता है, मैं भी लेके आई थी। एक काम कर, सारी बात छोड़, अपने पिताजी को बोल दियो कि दहेज ना थोड़ा जल्दी भिजवा दे। लता ही बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात प्रीति को फिर से अजीब लगने लगती है। अब चारों बहुएं इस बात को नजरअंदाज कर रही थी, तो वहीं प्रीति को ये बात अक्सर खटका करती थी। एक दिन की बात है, जब पांचों बहुएं घर की सफाई कर रही थी, तो अनामिका ने कहा, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि जब माँ जी का इतना बड़ा घर है और माँ जी इतने अमीर है, तो उन्होंने घर में नौकर क्यों नहीं लगाए थे? हम पांचों बहू से वो घर का काम करवाती हैं। गाँव का घर है ना अनामिका, इसीलिए यहाँ की सोच थोड़ी पुरानी है। वो कुछ लोग कहते हैं ना, बहू अगर घर का काम करे तो घर में बरकत आती है, इसलिए शायद माँ जी हमसे घर का काम करवाती है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन फिर भी इतना काम जब माँ जी अकेली करती थी तो वो कैसे करती थी? ये बात तो हजम नहीं हो रही। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी, तो वहीं पर बैठी प्रीति भी उनकी सारी बातें सुन रही थी और उसे भी ये बात अजीब लगती है कि अचानक धनीराम अपने दो गुंडों के साथ आता है, जिसके हाथ में लाठियां भी होती हैं।
रे कहाँ है तेरी सास? अभी की अभी उसे बाहर निकाल। ना पैसे लुटा रही है ना ब्याज, घर में छुप कर बैठी पड़ी है। और तो और मेरा फोन भी नहीं उठाती, ना ही कोई जवाब दे रही है। आप कौन है और इस तरह आप घर में क्यों घुसते चले आ रहे हैं? अच्छा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? अगर ये पूछना ही है तो अपनी सास से पूछो, जो मेरा पूरा पैसा खाकर बैठ गई है। ना पैसा लुटा रही है ना ब्याज। धनीराम ये बोलता है कि तभी वहाँ पर लता उतर कर आ जाती है और धनीराम को देखकर हैरानी से कहती है, अरे भाई साहब, आपको आने की जरूरत क्या थी? हम आने वाले थे आपके पास। चलो कोई नहीं, आप आ ही गई हैं तो आइए बैठिए ना आराम से, हम सबके सब बात करते हैं आपसे। लता ये बोलती है और धनीराम को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। काफी देर तक दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है, जिसके बाद धनीराम कमरे से निकलकर सीधा गुस्से में तमतमाता हुआ वहाँ से निकल जाता है। माँ जी, ये आदमी कौन था जो अभी घर में आया था? बड़े ही गुस्से में आया था माँ जी, और बिना कुछ बात की इतनी जल्दी चला भी गया। क्या बात है माँ जी? अरे नहीं बहू, वो हमारे रिश्तेदार थे और उनका बर्ताव ना ऐसे ही रहता है, थोड़े गरम मिजाज के हैं, इसलिए वो ऐसे ही बोलते हैं। माँ जी, इतना तो मुझे भी पता है कि कोई रिश्तेदार ऐसा बर्ताव नहीं करता है। आप हमें सच सच बता दीजिए कि कौन था, वरना हम जाकर उससे खुद पूछ लेंगे। अब लता के पास कोई चारा नहीं था, वो अपनी बहू को सब कुछ सच सच बताना शुरू करती है। बहू, दरअसल बात ये है कि तुम्हारे पिताजी और मेरे पति यानी तुम्हारे ससुर जी बहुत अच्छे दोस्त थे और इसी गांव में रहा करते थे। और हमारी शादी से पहले तुम्हारे पिताजी ने हमसे थोड़े पैसे उधार लिए थे। मेरे पति ने अपनी जमीन बेचकर उनको पैसा दिया था और उन्होंने शहर में अपना बिजनेस खड़ा किया। और उसके बाद मेरी और तुम्हारे ससुर की शादी हुई थी और हमारे घर के हालात बिगड़ने लगे थे और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। उसके बाद तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे पिता के पास पैसे मांगने गए थे, वो भी मजबूरी में। राजेश भाई, जब से तुम शहर में बसे हो, तुम तो गांव आने के बारे में सोचते ही नहीं हो। अरे भाई, गांव में क्या रखा है? अरे मैं तो कहता हूँ तू भी वो सब छोड़ छाड़ कर शहर आ जा, यही कमा और रह। छोटा मोटा काम तो मैं भी दिलवा दूंगा, क्या बोलता है? नहीं, मैं अपनी मिट्टी को छोड़कर नहीं आ सकता। अच्छा ये सब छोड़ो, मैंने कई साल पहले तुम्हें पैसे दिए थे उधार, वो मुझे वापस कर दो। वो ऐसा है ना, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, मुझे पैसे दे दोगे तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी, वरना मेरी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। क्या कह रहा है? पैसे? कौन से पैसे? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं। मैंने तुझसे पैसे कब लिए मुझे नहीं पता। देख भाई, अगर छोटा मोटा काम वाम चाहिए तो दिलवा देता हूँ। अच्छा, कहीं और क्या दिलवाऊंगा? मेरे घर में नौकर की जगह खाली है और ड्राइवर की भी। तुझे गाड़ी वाड़ी चलानी तो आती नहीं होगी। अरे झाड़ू पोछा कर लियो। बोल, क्या बोलता है? और बात रही पैसे की, तूने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था तो भाई वो तो उम्मीद छोड़ दे, मैं नहीं दे रहा कुछ भी, क्योंकि मैंने कुछ लिया ही नहीं तो दूंगा क्यों? मेरे भाई ऐसा मत बोलो, मैंने तुम्हारी मदद की थी, आज तुम मेरी मदद कर दो। राजेश का दोस्त उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन तभी राजेश की पत्नी आती है और उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर क्या था बेटा, तुम्हारे ससुर जी जब शहर से गांव आए और घर पे रहने लगे तो उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ बेटा कि जिस दोस्त को भाई से बढ़कर समझा, उस दोस्त ने उनको एक दोस्त भी नहीं माना और उसी सदमे के कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने खुदकुशी कर ली थी बेटा, और उनके जाने के बाद हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैंने कसम खाई अपने 5 बेटों की शादी राजेश की 5 बेटियों से ही करवाऊंगी और किसी से नहीं। इसलिए मैंने कर्जा लेकर अपने 5 बेटों की शादी तुम 5 से करवा दी। तुम्हारे पिताजी ने मुझे कभी नहीं देखा था, इसलिए वो मुझे कभी पहचान ही नहीं पाए। और एक बात बता दो तुम्हें, जो ये सारी चीजें दिख रही है, शानो शौकत, घर, ये सारी चीजें, ये सब किराए पर है, ये सब नकली है। माफ करना माँ जी, मैं मानती हूँ कि हमारे पिताजी ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अगर आप उनके पैसे लेंगे तो वो पैसे आपको फलेगा नहीं।
हम लोग खुद ही कुछ करते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी। आप अपने घर में 5 बहुएं नहीं बल्कि 5 बेटियां लेकर आई हैं। अब आपका कर्ज हम चुकाएंगे। देखो, हम पांचों पढ़ी लिखी हैं और हम घर से ही कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हम सभी का कर्जा जल्द से जल्द चुका देंगे। और अब से हम भी अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। जो उन्होंने ससुर जी के साथ किया ना, वो माफी के लायक बिल्कुल भी नहीं था। माँ जी, पिताजी ने आप लोगों से रिश्ता तोड़ने से पहले जैसा करा था, हम भी वैसा ही उनके साथ करेंगे। हमारे पास कुछ एफडी है जिन्हें हम तुड़वा कर आपको पैसे दे देंगे। आप उन कर्जदारों को दे देना ताकि ये घर हमारा हो जाए। नहीं बहू, ये करना सही नहीं होगा। जिसके बाद अब पांचों बहुएं भी अपने पिता से रिश्ता तोड़ देती हैं और पांचों अब अपनी सास लता और अपने पति के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहने के लिए आ जाती हैं। पायल पापड़ बनाया करती थी और उन्हें गांव में अब बेचा करती और अनामिका भी उसकी मदद क्या करती। वहीं आरती और प्रीति मिलकर गांव में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है जहां पर औरतें आया करती और बची हुई एक बहू घर का काम किया करती। ऐसे ही पूरे 3 महीने के बाद ये लीजिए माँ जी, ये पैसे आप धनीराम सेठ को दे दीजिए। अब पूरा कर्जा खत्म हो चुका है। और ये लीजिए माँ जी कुछ पैसे, इससे ना हम छोटा सा घर खरीद लेते हैं क्योंकि ये झोपड़ी ना रहने के लायक नहीं है। अगर बारिश का मौसम शुरू हो गया ना तो हमारे लिए बहुत दिक्कत वाली बात रहेगी। हम रह नहीं पाएंगे इस झोपड़ी के अंदर। हाँ माँ जी, अब हम सब कमा रहे हैं और अब हमें किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी और हम ऐसे ही प्यार से खुशी खुशी रहेंगे। हम 5 बहुओं ने अपने ससुराल का सारा कर्जा चुका दिया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ बेटा, मुझे 5 बहुओं के रूप में मिली। लेकिन मुझे एक और काम है जो मुझे करना है। क्या माँ जी? 5 बहुओं ने ऐसा ही कहा था कि तभी दरवाजे से राजेश आता है और हाथ जोड़कर लता और अपनी बेटियों से माफी मांगते हुए कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपनी लालच में इतना अंधा हो गया कि इतने पैसे होने के बावजूद अपने दोस्त की मदद नहीं की, जिसके कारण उसने अपनी जान दे दी और मैं इस बात से अनजान रहा। अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो इतना कुछ नहीं होता और आज मेरी बेटियों की भी जिंदगी मेरे कारण खराब होती होती रह गई। मैंने सच में बहुत पाप किए, बहुत झूठ बोला, जिसकी सजा मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, माफ कर दो मुझे। बिल्कुल भी नहीं पिताजी। किसी को खोने का दर्द क्या होता है ये आपको तब पता चलेगा जब हम 5 बेटियां आपसे अलग रहेंगी। हाँ, हम आपको कभी माफ नहीं कर सकते। शायद आप उस समय अपने दोस्त की मदद कर देते तो हमारे ससुराल वालों का ये हाल नहीं होता। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। बहू, जो होना था सो हो गया, वो लौटा नहीं जा सकता वक्त। अगर मेरा पति मुझसे दूर हुआ है तो क्या हो गया? मुझे मेरी बहुएं मिली है, वो भी बेटों के रूप में। अब बेटा, हमने तुम्हारे पिता को माफ कर दिया है। अब हम सब सुख में हैं और ये देखकर शायद से तुम्हारे ससुर जी भी वो भी खुश होंगे। ठीक है माँ जी, अगर आपने हमारे पिताजी को माफ कर दिया है तो हम भी इन्हें माफ करने को तैयार हैं। लेकिन अब हम इनसे कोई दहेज या कोई रुपया नहीं लेंगे। हम जो भी कमाएंगे ना, अपनी मेहनत से कमाएंगे और अपनी जिंदगी अपनी मेहनत से सुधारेंगे। बहुत बढ़िया बात बोली है तुमने आरती। मैं भी यही बोलने वाली थी। अगर आपको कुछ देना है ना पिताजी, तो बस आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और हाँ, उससे ज्यादा ना हम आपसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। मेरा आशीर्वाद बच्चों तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तुमने मुझे माफ कर दिया, वही बहुत बड़ी बात है। अब राजेश नम आंखों से वापस शहर आता है। लता की 5 बहू बेटे बहुत ही मेहनत करते हैं और कुछ सालों में ही लता वो घर खरीद लेती है, जो घर लता ने दिखावे के लिए किराए पर लिया था। और इस तरह गरीब ससुराल में आई 5 बहुएं सारा कर्जा चुका देती हैं और खुशी खुशी ससुराल में रहती हैं। राजेश अपनी पत्नी शालू के साथ दिल्ली में रहता था। अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों उनसे मिलने के लिए अपने गांव जाते हैं, जहां ना लाइट होती है और ना ही कोई आराम की चीज, जिस पर उसकी पत्नी शालू बोलती है, हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे जिसे अपने पत्नी की कोई ही चिंता नहीं है। मैं यहाँ ठंड से मर रही हूँ और ये हैं कि आराम से सो रहे हैं। अभी बताती हूँ इनको। तुम पागल हो क्या? इतनी ठंड में रजाई कौन छीनता है? मैं आपकी रजाई इसलिए खींच रही हूँ ताकि आपकी नींद खुल सके। आप बड़े ही आराम से सो रहे हैं ना। अब रात में सोऊंगा नहीं तो क्या जगराता करूंगा? हाँ, अजीब बात करती हो तुम भी। मैं अजीब बात कर रही हूँ? आप देखिए तो सही, आपने कहा था कि गांव में मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ मुझे हर चीज के लिए परेशान होना पड़ता है।
यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, रात में आराम से सोने तक नहीं देती। मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही। आपको हमेशा गांव में रहना पसंद था। दादी की बीमारी के चक्कर में आपका ये सपना भी पूरा हो गया, तो आपको यहाँ कोई परेशानी क्यों ही होगी? अच्छा ठीक है यार, मान ली तुम्हारी बात। अब बोलो क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे अपने कमरे के लिए हीटर चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या कहा तुमने? हीटर चाहिए तुम्हें? अरे रात में कहाँ से लेके आऊंगा हीटर में? आज रात काट लो, कल तुम्हारे लिए हीटर ले आऊंगा, ठीक है? सो जाओ। पक्का ना? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ यार ठीक है, ला दूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। अब तो सोने दो मुझे, कल ला दूंगा हीटर। राजेश इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है और शालू भी गुस्से में लेट जाती है। जैसे तैसे करके उसकी रात कटती है। अगले दिन सुबह जैसे ही वो अपनी दादी को लेकर घर से बाहर निकलता है, शालू उसे पीछे से आवाज लगाती है। दादी का चेकअप करवाने के बाद मार्केट जाकर मेरे लिए हीटर ले आना। हीटर? अरे क्यों बहू, हीटर का क्या काम है? इतनी अच्छी धूप निकलती है, आराम से धूप देखो। वैसे दादी ठीक कह रही है। आपसे जितना बोला है उतना करिए। मुझे हीटर चाहिए, मतलब हीटर चाहिए, बस। बहू ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? तू मेरे पोते से ऐसे बात करती है क्या हमेशा? नहीं दादी, वो तो बस। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज के बाद मेरे पोते से ऐसे बात कभी मत करियो। दादी जी नहीं करूँगी। वही सही होगा तुम्हारे लिए। चलो बेटा, वरना देर हो जाएगी। राजेश अपनी दादी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और वापस आते टाइम मार्केट की बहुत सी दुकानों पर हीटर का पता करता है, लेकिन उसे कहीं भी हीटर नहीं मिलता। तभी उसकी दादी बोलती है, बेटा तू भी पक्का जोरू का गुलाम हो गया है। उसने एक बार हीटर लाने के लिए बोला और तू तो पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में उसके लिए हीटर ढूंढता फिर रहा है। शायद तू ये भूल रहा है कि ये गांव है, तेरा शहर नहीं। यहाँ हीटर मिलना बड़ा मुश्किल है। दादी अगर हीटर नहीं मिला ना तो वो मुझे बहुत सुनाएगी। वो कभी गांव में रही नहीं ना, इसीलिए उसे यहाँ के तौर तरीके के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, तुझे जो करना है कर। मैं कौन होती हूँ मियाँ बीवी के बारे में बोलने वाली। राजेश के बहुत ढूंढने पर भी उसे हीटर नहीं मिलता। वो परेशान होकर अपनी दादी को लेकर वापस आता है। उसे खाली हाथ देखते ही शालू फिर से राजेश को सुनाने लगती है। मैंने जाते जाते कई बार आपसे कहा था कि मेरे लिए हीटर ले आना, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है और खाली हाथ चले आए। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। दादी से खरा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वापस आ गया। तुम्हें हीटर चाहिए, मैं लाके दूंगा। तब तक ना अपना मुंह बंद रखो, समझी? अब कैसे लाएंगे? अब तो आप वापस आ गए। मेरा एक दोस्त है, शायद उसके पास हीटर होगा। मैं उसी से कुछ टाइम के लिए ले आऊंगा और तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? आपको खरीद कर लाना है या किसी से मांग कर? मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस हीटर चाहिए। शालू की बात सुनकर राजेश गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और अपने दोस्त को फोन करके हीटर के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद उसके घर जाकर हीटर लेकर वो अपने घर वापस आता है और शालू को देता है। हीटर देखकर शालू बहुत खुश हो जाती है। अगर ये काम आपने पहले कर दिया होता तो इतना सुनना थोड़ी ना पड़ता। अरे हीटर तो मेरा पोता ले आया, लेकिन तू इसे चलाएगी कैसे? लाइट तो सुबह से आ नहीं रही और पड़ोस वाले बोल रहे थे शायद कुछ दिन आएगी भी नहीं। दादी जी आप ये क्या बोल रही हैं? बिना लाइट के हीटर कैसे चलेगा? मैं तो यहाँ ठंड से ही मर जाऊंगी। अरे मैं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। अब बता तू क्या करेगी इस हीटर का? जाने दो दादी, आप परेशान क्यों हो रही हो? इसका काम है, ये जाने। मेरा काम था लाना, मैंने ला दिया। अब इसका इस्तेमाल कैसे हो पाएगा नहीं पाएगा ये जाने, हमें क्या। राजेश और उसकी दादी वहाँ से चले जाते हैं। हीटर मिलने के बाद भी शालू उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। दिन गुजरते हैं। तभी एक दिन सुबह के समय शालू घूमने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर एक मिट्टी से बने घर पर जाती है, जहाँ एक औरत अपने बेटे के साथ जमीन पर एक मिट्टी का घड़ा रखकर बैठी थी और उसका बेटा ठंड से कांप रहा था। आप कैसी माँ हैं? आपका बेटा यहाँ ठंड से कांप रहा है और एक आप हैं कि इसे लेकर जमीन पर बैठी हुई हैं। मेरे बेटे को ठंड नहीं लगेगी। मैंने अपने बेटे के लिए हीटर जला रखा है। मैं शहर से आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शहर वालों को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसके पास थोड़ी देर बैठ कर देखिए। आपका कहने का मतलब क्या है? इस घड़े में हीटर लगा हुआ है? नहीं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था। लेकिन जितनी गर्माहट आपको अपने बिजली वाले हीटर से मिलेगी, उतनी ही हमारे इस अनोखे हीटर से भी मिलेगी। एक बार आप बैठकर तो देखिए। उस औरत के बार बार कहने पर शालू उनके पास बैठती है
और उसे सच में वहाँ गर्माहट महसूस होती है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस गरीब औरत ने ठंड से लड़ने के लिए अनोखा हीटर तैयार कैसे किया। कुछ देर के बाद उसे अपनी दादी की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत अपने घर लौट आती है। अरे कहाँ चली गई थी बहू, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। दादी मेरी नींद खुल गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम लूं। अच्छी बात है, वैसे भी ये गांव है, यहाँ की सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है, तू रोज सुबह घूम लिया कर। हाँ दादी आप सही कह रही हैं, मैं रोज घूमने जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी जा मेरे लिए चाय बना कर ले आ, मेरे दवाई खाने का समय हो गया है। आप अपने कमरे में चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ दादी। शालू रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी उसके दिमाग में उस गरीब के अनोखे हीटर का ख्याल आता है और वो अपने मन में सोचती है, कल जाकर उस औरत से पूछूंगी कि उसने अपने घर में बिना किसी लागत के अनोखा हीटर कैसे बनाया। अगर मुझे समझ में आया तो मैं भी बना लूंगी। ये उससे वही हीटर खरीद लूंगी, क्योंकि यहाँ तो बिजली से चलने वाला हीटर होना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ तो लाइट ही नहीं आती ना। कुछ देर बाद शालू अपनी दादी को चाय देकर घर के कामों में लग जाती है। उसे पूरे घर का काम करते करते रात हो जाती है। रात को वो सभी को खाना खिलाकर आराम से बिस्तर पर बैठती है, लेकिन उसे गांव की ठंड अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। तभी वो अपने कमरे की खिड़की खोलती है और उसकी नजर फिर से उस गरीब औरत पर जाती है, जो कि अपने अनोखे हीटर के आगे बैठकर आग सेक रही थी। मैं आपसे पूछना भूल गई थी कि आपने कहा था कि ये अनोखा हीटर बनाया है। मैंने तो अपने पति से हीटर भी मंगवाया, फिर भी ठंड में तड़प रही हूँ, और एक आप हैं कि जो बिना लकड़ी बिना बिजली के हीटर मजे से जला रही हैं। क्या करूं बहन, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम हीटर खरीद सके। अगर हम खरीद भी लें तो इसका इस्तेमाल करने पर आने वाला बिल भरने की हिम्मत भी तो नहीं है। तो फिर आपने हीटर बनाया कैसे? मैंने इस हीटर को बनाने के लिए मटके का इस्तेमाल किया है। मिट्टी के बर्तन में कोयले से ही आग बनाकर हम इस हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लागत भी कम है और फायदा भी ज्यादा है। शालू उस औरत की बात सुनकर हैरान रह जाती है, साथ ही उसकी समझदारी से बहुत खुश होती है और उस दिन के बाद से वो रोज ही उस औरत के पास आने लगती है। इस तरह से शालू को ठंड से बचने का जरिया भी मिल जाता है और गरीब का अनोखा हीटर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।